अच्छा, ग्रुप में भी इसको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, आप भी सुन ले। आपका जो पेपर है वो किन दिनों के अंदर है? ये जो प्रीलिम्स होंगे यहाँ के पहला 2 तारीख को जुम्मे को। अच्छा। उसके बाद बुध को मंगल को है, उसके बाद हफ्ते को है, मतलब 3 दिन की गैप से। ठीक है। 2, 5, 10 दिन को शुरू कब से? 2 तारीख से है ना, 2 तारीख से। तो आप लोगों का जो सिलेबस है वो मुकम्मल हो चुका है। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे होंगे, कंडीशनल टाइप 2 और टाइप 4 जो है वो रहता था। तो मैंने कल इससे नहीं पढ़ाया था कि आई हर्ड कि सालिया ने मुझे बताया था कि आप लोगों का कल आखिरी क्लास है आप लोगों की, तो आज से आप लोग आ जाओगे। और सालिया इत्तेफाक से खुद गायब है ना। तो 2 मॉक टेस्ट रखे हैं, जो आईबीए के पैटर्न पे टेस्ट होता है वैसे ही है। तो दानिश से मैंने कहा था कि दानिश और मुजम्मिल आप भी सुन लें। वालेकुम अस्सलाम। तो 2 हाँ तो 2 मॉक टेस्ट जो है वो आपके डिजाइन किए गए हैं। अब डिजाइन टाइम टेबल के लिहाज से जो है जाहिर सी बात है, आप लोगों की जो क्लास होती है वो मंडे ट्यूसडे तो शेड्यूल में है ही, ठीक है। और मंडे पड़ेगा 28, 28 पड़ेगा, ट्यूसडे को 29 पड़ेगा। तो एक टेस्ट रखा है वेडनेसडे को, ताकि उस टेस्ट के अंदर जो भी चीजें प्रॉब्लम के तौर पर आ रही होंगी, जो रिजल्ट आपके पास आएगा, तो वो आप थर्सडे और फ्राइडे को डिस्कस कर सकते हैं। तो एक वेडनेसडे को मॉक टेस्ट होगा आपका आईबी के पैटर्न के ऊपर, और एक जो टेस्ट होगा आप लोगों का वो फ्राइडे। सैटरडे को बिल्कुल आपकी लास्ट फाइनल क्लास होगी, जिसके अंदर यू विल बी हैविंग whatever the curiosity regarding the topic you have got there। तो सिलेबस क्या क्या आएगा, तो जाहिर सी बात है अब इसके ऊपर कोई फरमाइशी प्रोग्राम तो चलेगा नहीं, क्योंकि अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद छोटी मोटी चीजें होंगी दैट वुड बी डिस्कस इन द क्लासरूम। तो 2 मॉक टेस्ट लेने का मतलब ये है ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। और 4 जुलाई को तो आईबीए का टेस्ट है। नस्ट वालों ने तो अभी अनाउंसमेंट की नहीं है कि नस्ट वाले टेस्ट कब लेंगे, तो उसके हवाले से दानिश जब जो चीजें डेट फाइनलाइज होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। आप दोनों में से तो कोई नस्ट का टेस्ट नहीं दे रहा है ना? नस्ट में बीबी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे? यही वाले में कर लो ना, इस्लामाबाद में आ जाओ। चले बहरहाल, सिर्फ टीचर्स के लिए आप अच्छे खासे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आज भी करनी है। मैं ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा अभी, और यहाँ पे हैंड आउट। हाँ, नोटबुक कौन सी? वर्क बुक ना, हाँ वो मैंने सोचा तुम लोगों को ऐसी प्रैक्टिस करवा दूंगा। इसी बुक बनने में टाइम है, ऐसी हार्ड कॉपी की शक्ल में चली जाएंगी चीजें। पैसेजेस की प्रैक्टिस करवाना बहुत मुश्किल होता है, समझ में मतलब आ जाता है समझ में, टाइम
रुक जाइए थोड़ी देर, देखिए यहाँ पर conditional sentence type 1 और type 4 I discussed with you people in the previous two classes. Condition जब मैंने शुरू कराया था तो we were discussing on online classes. तो online class के अंदर जो last class हुई थी उसके अंदर condition type 1 पढ़ाया, ठीक है, और when we had the first class of on campus तो उसके अंदर मैंने condition type 4 पढ़ा दिया था. अच्छा, condition type 4 और condition type 1 के अंदर दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, और कॉमन क्या है कि इसके अंदर रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, पॉसिबल होता है. बट वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, एक होता है 100% जो होना ही होता है, और एक होता है जिसके बारे में हम प्रेडिक्शन करते हैं फ्यूचर के बारे में, वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशन सेंटेंस टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर ना, ये जरूर एक सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर, सेंटेंस करेक्शन के अंदर ये लाजिम आता है, 2-3 जुमले इसके जरूर शामिल कर देते हैं. अच्छा, अब कंडीशन सेंटेंस टाइप, जिस तरह मैंने टाइप 1 और 4 को आपको पता जीरो कंडीशन कहते हैं, ये मैंने लेक्चर के अंदर बताया भी था. तो टाइप 1 और 4 के अंदर जो सिमिलैरिटी तो डिफरेंसेस थी वो हमने डिस्कस की, ठीक है. इसी तरह कंडीशन टाइप 3 और टाइप 4 सॉरी कंडीशन टाइप 2 और टाइप 3 इन दोनों की अगर बात की जाएगी तो वी हैव गॉट सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस देयर, ठीक है. अब यहाँ जो कैप्शन बना हुआ बेटी, क्या बना हुआ, कंडीशन सेंटेंसेस टाइप 2, और यहाँ पर मैंने हेडिंग क्या डाली, कंडीशन सेंटेंस टाइप 3. अब इन दोनों के दरम्यान में सिमिलैरिटी क्या है हमारे पास, तो एक चीज सिमिलर है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, लेस देन 100% इम्पॉसिबल, और इसमें भी जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, लेस देन 100% इम्पॉसिबल. अच्छा, लेस देन 100% इम्पॉसिबल रिजल्ट हम किसे कह रहे होते हैं, इसको समझने के बहुत सारे तरीकेकार हैं, बट व्हाटएवर द पॉइंट हैज बीन मेंशन्ड इन द बुक, जो किताबों में लिखा हुआ है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल है, बच्चे को घूमी भी बातें समझ में नहीं आती, ठीक है. तो लेस देन 100% इम्पॉसिबल रिजल्ट हम किसे कह रहे होते हैं, देखिए, एक ऐसा काम जो सब्जेक्ट कर सकता था, सब्जेक्ट ने वो काम नहीं किया तो नहीं हुआ. समझ में आ रहा है पॉइंट, एक ऐसा काम जो सब्जेक्ट कर सकता था, सब्जेक्ट का मतलब द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग एनी टास्क, जो भी काम करने वाला उसकी मिसाल ले लेंगे. तो एक ऐसा काम जो सब्जेक्ट कर सकता था, सब्जेक्ट ने वो काम नहीं किया तो वो काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि वो काम हो ही नहीं सकता. तो ऐसे तमाम जुमलों का जो रिजल्ट होगा ना वो लेस देन 100% इम्पॉसिबल कहलाता है, यानी इसमें इम्पॉसिबिलिटी है, लेकिन पास्ट के अंदर प्रोबेबली ये चेंज हो सकता था, ना करने की बिना पर नहीं हुआ. ऐसा नहीं है कि हम कोशिश भी कर ले, एड़ी चोटी का जोर भी इस्तेमाल कर ले, तब भी वो काम नहीं हो सकता. तो दो sentences in which the action could be performed but the subject did not perform, that's why it did not happen. तो ऐसे तमाम जुमलों के अंदर जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है हमारे पास, लेस देन 100% इम्पॉसिबल. अच्छा, 100% इम्पॉसिबल किसे कहेंगे, जो मुमकिन ही नहीं है, मैं और आप कोशिश भी कर ले, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, तब भी वो काम होने वाला है ही नहीं, तो उसको हम नाम देंगे 100% इम्पॉसिबल का. वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया. देखिए, अब इन दोनों के दरम्यान में एक सिमिलैरिटी तो ये हो गई. अच्छा, इसकी पहचान को जरा सॉरी लॉजिकली जरा समझिएगा, ठीक है. ये जो जुमला मैंने लिखा है ये सिर्फ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए लिखा है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उर्दू के जुमले हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दिए नहीं गए. लेकिन अगर आप पहचानना चाहते हैं कंडीशन सेंटेंस टाइप 2 को और टाइप 3 में फर्क क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ बोथ क्लॉजेस ऑफ उर्दू सेंटेंस विल बी इन पास्ट इंडेफिनिट, यानी उर्दू के अंदर अगर कंडीशन सेंटेंस टाइप 2 का जुमला लिखा हुआ होगा तो उसके अंदर उर्दू के जो दोनों हिस्से होंगे ना, कंडीशन वाला पार्ट और रिजल्ट वाला पार्ट, वो दोनों किसमें होंगे, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर. किसमें होंगे, पास्ट इंडेफिनिट में. और पास्ट इंडेफिनिट को मैंने आसान करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, नियर पास्ट. नियर पास्ट का मतलब, पास्ट आपको पता है दो किस्म के होते हैं, एक तो फार होता है और एक नियर होता है, तो नियर पास्ट में होगा. और टाइप 3 में क्या लिखा है, बोथ क्लॉजेस ऑफ उर्दू सेंटेंस विल बी इन पास्ट परफेक्ट. और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, फार पास्ट. अब ये नियर और फार पता है, देखिए, पास्ट का मतलब क्या होता है, जो गुजर गया. ये जो विंकिंग ऑफ आई है, हम जो पलकों को झपकते हैं, तो ये माजी कहलाता है, यानी एक दफा जो पलक को झपक कर दोबारा वैसा मोमेंट नहीं आने वाला ना, तो हर पलक का झपकना वो माजी कहलाता है. लेकिन माजी में भी ड्यूरेशन के लास्ट दो किस्म के माजी. अब मैंने और आपने एक काम आज सुबह किया और एक काम एक हफ्ते पहले किया, ठीक है, तो इसमें से कौन सा काम माजी और कौन सा नहीं है, आप कहोगे दोनों माजी है ना भाई, सुबह किया जब भी माजी और पिछले हफ्ते किया तो वो भी माजी ना. लेकिन इन दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, तो आप कंपैरेटिवली
द वर्क विच यू हैव परफॉर्म टुडे, तो या लाइक दिस मॉर्निंग, तो ये कहलाएगा नियर पास्ट। ये माजी तो है लेकिन नियर है, लेकिन जो एक हफ्ते पहले काम किया होगा, ड्यूरेशन के लिहाज से समझना है इसके अंदर। अब एक काम मैंने और आपने एक महीने पहले किया और एक साल पहले किया होगा, तो भाई दोनों तो पास्ट है, लेकिन जो एक महीने पहले किया होगा वो कंपैरेटिवली एक साल वाले काम से वो क्या कहलाएगा, नियर कहला रहा होगा। और जो एक साल पहले काम किया होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास फार पास्ट कहला रहा होगा। तो कंडीशन टाइप 2 में नियर पास्ट में जुमला होता है उर्दू के अंदर, और इंग्लिश सॉरी कंडीशन टाइप 3 के अंदर फार पास्ट में होता है। नियर पास्ट को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अमेरिकन इंग्लिश की बात करें, ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें, पश्तो इंग्लिश की बात करें, मतलब बलोची इंग्लिश की बात करें, नियर पास्ट को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं, और फार पास्ट को हमेशा पास्ट परफेक्ट ही कहा जा रहा होता है। अच्छा, जब इंग्लिश में बनाएंगे फॉर्मूले की बात करेंगे, तो इंग्लिश में देखिए स्ट्रक्चर में क्या क्या फर्क है। कंडीशन टाइप 2 में इफ के साथ क्या आएगा हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, व्हाट इज द बेसिक फार्मूला ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन टाइप 3 के अंदर इफ के साथ क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का बेसिक फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट हेड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू है जो देर से समझ में आएगी। यानी उर्दू में जिस कंडीशन की जो टेंस पहचान बनता है ना, वही उसके इफ वाले क्लॉज में आता है। मैंने जब कंडीशन 1 और 4 पढ़ाया था, तो यू पीपल मे रिमेम्बर, शायद आपको याद हो, मैंने ये बताया था कि देखिए इफ के साथ, क्योंकि कंडीशन टाइप 1 हो या 4 हो, दोनों में उर्दू के दोनों से फ्यूचर में होते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर कभी भी इफ के साथ फ्यूचर नहीं लगाते। ये बात एकदम अच्छी तरीके से याद रखो। इफ के साथ प्रेजेंट का जो टेंस अप्लाई करते फ्यूचर की, वो वही मीनिंग देता है। याद है, पिछली क्लास के अंदर ही बता दे, इक्वेशन लिखवाया था मैंने कि इफ प्लस प्रेजेंट टेंस इज इक्वल टू फ्यूचर टेंस। अब इफ के साथ अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे तो वो मीनिंग किसकी देगा, फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो उधर तो बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ देखिए कंडीशन टाइप 2 की उर्दू में क्या पहचान है, ऐसे ही है। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट इफ के फॉर्मूले में इसकी पहचान क्या है, मैंने कहा था ना, जिस कंडीशन सेंटेंस की उर्दू में जो टेंस पहचान बनेगा, जो पहचान बनेगा, वही उसके इंग्लिश के फॉर्मूले में आएगा इफ के साथ। अरे बात समझ में। अच्छा, 1 और 4 में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 1 और 4 में उर्दू के उससे फ्यूचर में होते हैं, लेकिन इफ के साथ फ्यूचर लगा नहीं सकते, तो वहां प्रेजेंट। यहाँ पर इस बात का एहतियात आप करें। अच्छा, रिजल्ट वाले क्लॉज की बात की जाए, तो नाउ वी हैव गॉट ऑप्शन हियर ना, सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। बेसिक ना ये फॉर्मूला है फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल लगाते हैं ना, उसकी जगह ये 5 मॉडल होते हैं। सब्जेक्ट, would, should, could, must, might, verb first form plus object. It has become the complete formula of conditional sentence type 2. और 3 में क्या होगा, देखिए आप, जो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है और ये वाला फॉर्मूला है, ये फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है। सिर्फ हमने क्या किया, विल शैल की जगह पर क्या लगाया, 5 मॉडल वो देख सकते हैं। सब्जेक्ट, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, और थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होगा, इसको इसको दोनों को मिक्स नहीं कर दीजिएगा, अक्सर बच्चे यही करते हैं। इसको पहचानने का तरीकेकार क्या होगा, देखें, कंडीशनल सेंटेंस के जो जुमले आ रहे होंगे ना, तो आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस कंपाउंड, इस पे 2 हिस्से मिले हुए होते हैं, एक हिस्सा गलत होगा बस। कंपाउंड जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर जब भी करेक्शन या कंप्लीशन रिक्वायर्ड होती, सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए कहा जाए या सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कहा जाए, तो वहां पर एक कॉमन सी बात ये होती है कि एक हिस्सा सही दिया हुआ होगा और एक हिस्सा गलत दिया हुआ होगा। हमें क्या करना है, सही वाले हिस्से को देखकर गलत को सही कर, सही वाले पार्ट को देखकर हमें गलत को क्या करना है, सही करना है। अब सही वाला पार्ट हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना, ये कंडीशन टाइप 1 है या 2 है या 3 या 4 है, तो उसी के फॉर्मूले से फिर हम गलत वाले हिस्से को सही। अब इसकी मिसाल कैसे, ये दोनों लाइनें लिखी हुई ना आप लोगों ने, बोर्ड काफी माशाल्लाह बड़ा है ना, तो बहुत ज्यादा बातें लिखी जा रही है इसके अंदर। केमिस्ट्री क्लास हुई थी कल कॉलेज में,
मैंने सब समझा। मेरी तो केमिस्ट्री नहीं है, छोड़ दो। इधर देखिए, इफ आई न्यू हिज एड्रेस, अगर मुझे उसका पता मालूम होता या उसके घर का पता मालूम होता, एड्रेस, तो आई वुड इन्फॉर्म हिम। क्यों? कंडीशन टाइप 2 लिखा है ना, मैंने कहा था ना ये 2 और 3 मिक्स कर देते हैं, ये गलती है, सबसे बड़ी गलती यही तो है। अगर ये देखे ना, इफ के साथ विच टेंस डू वी है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो इफ के साथ जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वो टाइप 2 होगा या टाइप 3 होगा? टाइप 3 में तो पास्ट परफेक्ट है, तो वहां देखिए वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब इसको अगर हम, ये कंडीशन टाइप 2 राइट, if you are going to transform this sentence into conditional type 3, तो conditional type 3 में जुमला क्या बनेगा? if I had known his address, if I had known his address, तो I would have informed him, I would have informed him। ये कंडीशन टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, कंडीशन टाइप 2 का ये वाला हिस्सा लेते हैं, 3 का ये ठोक देते हैं, 3 का ये लेते हैं, 2 का वो ठोक देते हैं, वो खिचड़ी बना रहे हैं। अब वो होता है कि गलत चीजों के लिए इतनी प्रैक्टिस हुई भी होती है कि सही चीजें जबान पर प्रॉपर्ली नहीं चढ़। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखें, if they had known that the traffic lights were red, they stopped their car। अब इसको सही करना है, तो इसका मतलब जो ब्रैकेट में स्टॉप वाला वर्ब लिखा हुआ है दैट इज रॉन्ग, ये गलत दिया हुआ है। तो हम इसको सही कैसे करेंगे? तो मैंने कहा ना, कंडीशन के अंदर एक हिस्सा सही दिया हुआ होगा और एक हिस्सा क्या दिया हुआ होगा? गलत दिया हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे? हम सही को देकर गलत को क्या करेंगे? हम सही करेंगे। अब ये देखिए, इफ वाला जो क्लॉज है ये कौन से टेंस में? कौन सा है ये? पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट है तो ये कंडीशन टाइप 2 होगा, 3 होगा, 3 है ना। तो इसका मतलब इफ वाला क्लॉज सही दिया तो रिजल्ट वाले क्लॉज को हमें सही करना है, तो हम ये वाला पॉइंट अब सॉरी, अब हमारे पास 5 ऑप्शन है मॉडल वर्ब के, जो जैसा सुटेबल लगता है वैसे अप्लाई करें। अब जुमले की जो नजाकत है, जुमले की जो सेंसिटिविटी है ना, इफ दे हैड नोन दैट द ट्रैफिक लाइट्स वर रेड, तो यहाँ मेरे लिहाज से तो मैं अगर इस्तेमाल करूंगा तो मैं ये लिखूंगा दे मस्ट हैव स्टॉप, यानी मस्ट हैव मैंने मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर ली स्टॉप, और फिर क्या लिखेंगे? देयर कार। अब अगर आपको ये कहता है कि सर इफ दे हैड नोन दैट द ट्रैफिक लाइट्स वर रेड दे वुड हैव स्टॉप देयर कार, या दे कुड हैव स्टॉप देयर कार, या दे माइट हैव स्टॉप देयर कार, तो ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन मेरे लिहाज से ये जुमला इसका बनना चाहिए। तो इसके अंदर बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर तो बाकायदा लिखा हुआ होता है, तो गलत लिखा हुआ होगा उसको चेक करना पड़ेगा, और कंप्लीट करेक्शन में क्या करना पड़ेगा आपको, सॉरी करेक्शन में गलत दिया हुआ को चेक करना पड़ेगा, कंप्लीशन में तो ब्लैंक दी हुई होंगी, फिर 4-5 ऑप्शन होंगे, तो आपको यही चीज चेक करनी। कंपाउंड सेंटेंस का सिंपल सा सिग्निफिकेंट सा रूल ये कि सही वाले पार्ट को देखकर गलत को सही। तो अब वो मतलब एक अजीब बात हो जाती है ना कि तुमको कैसे यूज करना है, कि कोड कहाँ आना चाहिए, वुड शुड मस्ट माइट कहाँ आना चाहिए। देखिए माइट वहां पे अप्लाई करेंगे जहां पर प्रोबेबिलिटी होगी, डाउट होगा। मस्ट अप्लाई करेंगे लॉजिकल कंक्लूजन या नेसेसिटी
एबिलिटी के लिए। शुड अप्लाई करेंगे सजेशन या एडवाइस के लिए। कैन अप्लाई करेंगे लिए, कैन एबिलिटी इन प्रेजेंट। कैन अगर प्रेजेंट में कोई एबिलिटी की बात करें, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो कैन अप्लाई करेंगे एबिलिटी के लिए लेकिन प्रेजेंट में। और कैन को इनफॉर्मल क्वेश्चन में भी इस्तेमाल में आ जाए। इसी तरह कोड जो है एबिलिटी को इस्तेमाल किया जाता है इन पास्ट। और फिर वही बात है, कोड को हम क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। Could you convey my message to the dean? Could you convey my message to the dean? तो ये कैन और could बस सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का फर्क होता है। इनफॉर्मल में क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वुड लिखेंगे पास्ट हैबिचुअल एक्शन, माजी के अंदर जो आदत का जिक्र करेंगे वहां पर। मॉडल वर्ब तो यही है ना, क्या वो भी मतलब क्योंकि क्वेश्चन ही एक अजीब सी तरीके से आता है, ये कहाँ इस्तेमाल। कल इसी के वर्कशीट में आप लोगों क्लास में देते हैं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। पंक्चुएशन मार्क है ना उसके अंदर, पंक्चुएशन और कंजंक्शन है ना, उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं किन जुमलों में होता है। दो सेंटेंसेस को उस हिसाब से ये करते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेंटेंसेस को होता है। फैन बॉय, हां फैन बॉयज, ये तो कंजंक्शन है शायद नहीं, कंजंक्शन है, फॉर है, एंड है, नॉर है, बच है, और नहीं, और येट है, और एस जो है सो है। ये मैंने पढ़ा था, फैन बॉयज पिछली दफा पढ़ा। आईबी वालों ने तो नोट्स में दिया हुआ है, आईबी ग्रेड्स के। आईबी ग्रेड्स के पेपर सॉल्व कर दिया। हाँ तो उसमें भी इन्होंने इसी तरीके से लिख कर दिया होता है। ट्रिक्स आसान है। वो हम लोग के 20 टेस्ट हैं, जो मैं आप लोग से करूंगी इंग्लिश में 20 टेस्ट हैं। किसके? आईबी कहाँ? ब्रांड टेस्ट अलग है, करना ये समझ में आया? फॉर्मूला तो स्ट्रक्चर याद रहेगा ना। अब एक को सही को देखकर गलत को क्या करना पड़ता है, हमें सही करना पड़ता है। अब इसके अंदर इम्पॉसिबल जो 100% इम्पॉसिबल रिजल्ट होता है ना, दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट है, वो आपके पास होगा। वो भी मैं अभी क्लास के अंदर डिस्कस करना है, आराम से बिल्कुल पढ़ते हैं। कल मैंने रिटर्न एक्सप्रेशन स्ट्रक्चर और रिटर्न एक्सप्रेशन जो है ना, मैंने काफी सारे डिस्कस किए थे क्लास के अंदर, क्योंकि कल माशाल्लाह से एक ही बच्चा ऑनलाइन था, बाकी बच्चों ने टोपियां बनाई थी, ठीक है। तो मैंने रिटर्न एक्सप्रेशन स्ट्रक्चर और रिटर्न एक्सप्रेशन के अंदर 4 5 6 नहीं 3 4 5 ये तो कल मैंने सॉल्व भी करवाया और डिस्कस भी किया था। अभी मैं 6 जो है वो आप लोगों को करवा रहा हूँ। दानिश जी सर। कल हम लोगों ने मतलब वर्कशीट नंबर 5 तक मुकम्मल कर लिया था रिटर्न एक्सप्रेशन और स्ट्रक्चर के। जी सर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया और चेक भी हो गया। आंसर की भी टैली हो चुकी है। जी सर। ठीक है, मैं अभी रिटर्न एक्सप्रेशन नंबर 6 जो है वो शेयर कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे। हाँ मैंने ना कल वर्कशीट वो जुमले की लास्ट में दोनों इकट्ठी है ना, पंक्चुएशन और कंजंक्शन जो है वो एक ही थीम के अंदर आ रहे हैं। मॉडिफायर वगैरह भी सब कुछ यही आ रहे होते हैं। अभी छोटी क्लासेस की चीजें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता। हम क्या बचपन से पढ़ा था मैंने कॉमर्स। हाँ उसके बाद तो कोमे में चले गए।
एक पेन दीजिएगा। कोई सा भी पेन, जितना हो चलता है। शहीद के लिए जो मैंने आपको वर्कशीट नंबर दानिश और मुजम्मिल चेक करे जरा ग्रुप पर, मैंने वर्कशीट नंबर 6 भेजी है, हैव यू रिसीव्ड और नॉट? यस सर, रिसीव हो गया। इसको सॉल्व करें। यस सर, मिल गई।
जैसे ही सॉल्व हो जाए काइंडली रेज योर हैंड, क्योंकि लेक्चर अभी बाकी है, इट वुड कंटिन्यू। और उसके बाद अभी हमने एक वर्कशीट भी बड़ी मुश्किल से सॉल्व करनी है अभी और।
Have you done, Danish? Yes, sir. मुजम्मिल, आप बताइए कहाँ तक पहुंचे आप? Sir, last 5. Alright.
So Danish or Mudammil, have you done? Both of you? Yes, sir. इसके आंसर को पहले टैली करेंगे सब. पहले इसके आंसर को टैली कर ले, then we shall go ahead. Structure or written expression number 6. 1 ball, 2A, 3 doctor, 4 ball, 5 ball, 6 doctor, 7C, 8C, 9C, 10 doctor, 11 doctor, 12 doctor, 13C, 14A, 15C, 16C, 17C, 18C, 19 ball, 20th A, 21 doctor, 22 doctor, 23 ball, 24A, 25 ball, 26C, 27 doctor, 28A, 29 ball, 38 doctor, 31 ball, 32 doctor, 33C, 34C, 35 ball, 36C, 37A, 38C, 39 doctor, 40A. Count करें इसको. How many are correct out of 40? मनी कितने ठीक हुए? सर मेरे 33 सही है. 33 सही है. मुजम्मिल? Sir, 26. 26 सही है सर. ठीक है. बबलू? बबलू कितने ठीक हुए? 22. तो तुम्हारी गलतियां किसमें ज्यादा होती? अच्छा. इसीलिए कहते हैं कि मैट्रिक के अंदर ना पढ़ने की आदत डालो, इंग्लिश रीडिंग करो, रीडिंग नॉवेल वगैरह, और वो भी ढंग के नॉवेल, फरसूदा किस्म के नॉवेल नहीं. ठीक है ना?
इस किस्म के रीडिंग, अखबार वगैरह के रीडिंग करने से, बुक वगैरह रीडिंग करने से ना एप्टीट्यूड वगैरह के अंदर परेशानी नहीं होती। जिन बच्चों को रीडिंग करने के अंदर परेशानी होती है और दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफ हैविंग रीडिंग, तो उनको फिर एप्टीट्यूड के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए मेरा देखिए, ये जो कंडीशन सेंटेंस मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, दैट शोज 100% इम्पॉसिबल। अच्छा, 100% इम्पॉसिबल रिजल्ट के बारे में कुछ चीजें कॉमन है, देखें वो ये है कि दो सेंटेंसेस इन विच वी हैव गॉट 100% इम्पॉसिबल रिजल्ट, तो इसकी पहचान वही होगी जो कंडीशन टाइप 2 की पहचान थी कि बोथ क्लॉज ऑफ उर्दू सेंटेंस विल बी इन पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और इसके अंदर जो इफ वाला फॉर्मूला होगा वो भी इसी के अंदर ही होगा, पास्ट इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट के बाद जो फॉर्मूला होगा वही होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगेन वी हैव गॉट 5 मॉडल वर्ब, वुड, शुड, कुड, मस्ट, माइट। तो वुड, शुड, कुड, मस्ट, माइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस्तेमाल किया जाएगा। अभी लिखिएगा वो फायदा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें भी काट पीट के ठीक करनी है। ठीक है, तरतीब के साथ समझा, इसीलिए बहुत सारी चीजें मतलब बिला वजह बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ रही। देखिए, कंडीशन सेंटेंस जो टाइप 2 हमने पढ़ा ना भी थोड़ी देर पहले, जिसके अंदर रिजल्ट लेस देन 100% इम्पॉसिबल था, तो उसकी बेसिकली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन कंडीशन सेंटेंस टाइप 2 वी टॉक अबाउट 100% एंड लेस देन 100% इम्पॉसिबल रिजल्ट बोथ। मतलब कंडीशन सेंटेंस टाइप 2 के अंदर 100% इम्पॉसिबिलिटी की बात की जाती है और लेस देन की बात की जाती है। अब अगर हम कंडीशन सेंटेंस टाइप 2 के अंदर लेस देन 100% इम्पॉसिबल रिजल्ट की बात करेंगे, तो वहां पर क्या स्ट्रक्चर होगा, which formula should be implemented, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया। लेकिन कंडीशन सेंटेंस टाइप 2 के अंदर ही अगर हम 100% इम्पॉसिबल रिजल्ट की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें तो सेम होंगी ना। अब सेम क्या क्या है हमारे पास, तो पहली चीज तो लिखी बोथ क्लॉज ऑफ उर्दू सेंटेंस विल बी इन पास्ट इंडेफिनिट, और कंडीशन सेंटेंस टाइप 2 के अंदर जो रिजल्ट होता है वो लेस देन भी होता है, 100% इम्पॉसिबल रिजल्ट होता है, दोनों को अलग अलग मैंने लिखवा दिया। फॉर्मूला यही वाला हो जो अभी मैंने लिखवाया है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज्यादा लाइक याद रखने वाली बात है वो ये है कि दिस पार्ट शुड बी केप्ट इन द माइंड वेरी प्रॉपर। ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो हिस्सा मैंने अंडरलाइन किया, इसको याद रखना जरूर। देखिए, 100% इम्पॉसिबिलिटी किसे कहते हैं, जो मुमकिन नहीं है, हम कोशिश कर भी ले तब भी ऐसा मुमकिन नहीं। याद रखिएगा कॉमनली व्हाट एक्चुअली हैपन देयर कि 100% जो इम्पॉसिबल रिजल्ट वाले जुमले होते हैं ना, 100% जुमले को बड़ा गौर से सुनना है, समझना भी, फिर एग्जांपल समझ में आएगी। 100% इम्पॉसिबल रिजल्ट वाले जितने भी जुमले होते हैं उसमें जो इफ वाला पार्ट होता है ना, दैट पार्ट व्हिच इज रिलेटेड टू इफ, इस वाले पार्ट में एक्शन मौजूद नहीं होता। इसमें हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। एक्शन समझ में आ रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, कोई अमल नहीं होता, इसमें हम किसी चीज की एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर। मैं दोबारा कह रहा हूं कि दो सेंटेंसेस इन विच वी हैव 100% इम्पॉसिबल रिजल्ट, तो दैट पार्ट व्हिच इज रिलेटेड टू इफ ना, इट डज नॉट हैव एनी एक्शन वर्ब, यानी इफ वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर एक्शन वर्ब नहीं होगा। हालांकि इससे पहले जो भी हम जितने भी कंडीशन पढ़े हैं इन सब के अंदर एक्शन वर्ब आ सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जो 100% इम्पॉसिबल रिजल्ट वाले जुमले होते हैं उसमें इफ वाले पार्ट के अंदर एक्शन वर्ब नहीं होता। अच्छा, जब एक्शन वर्ब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है स्टेट वर्ब होगा, क्योंकि वर्ब की प्रॉपर्टी क्या होती है, शुरू की बिल्कुल पहली दूसरी क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया था ना कि वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन और स्टेट, के वर्ब हम उस वर्ड को कहते हैं जो एक्शन या स्टेट को जाहिर करता है। तो जहां पर एक्शन वर्ब नहीं होगा तो वहां पर क्या मौजूद होगा, स्टेट वर्ब मौजूद होगा। तो अगर हम पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला बुलाएंगे ना 100% इम्पॉसिबल के अंदर, तो तरतीब जरा चेंज होगी। देखिए, ये सब बिठा दूंगा मैं भी। सब्जेक्ट लिखेंगे भाई तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखेंगे सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, मोनो ऑब्जेक्ट अप्लाई करेंगे, ऐसे ही है ना, ये बात है। अब देखो, जब जुमले में एक्शन वर्ब ही नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर एनी एक्शन होता है ना। आई एम टीचिंग माय स्टूडेंट, ठीक है,
तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं काम करने वाला, अब किन पर काम हो रहा है, स्टूडेंट्स के ऊपर काम हो रहा है, तो ये जब जुमले में एक्शन ही नहीं होगा तो देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट देयर। अब हमने क्या पढ़ा अभी भाई थोड़ी देर पहले कि इफ वाले पार्ट के अंदर कभी भी एक्शन वर्ब नहीं होगा, हमेशा क्या होगा उसके अंदर स्टेट वर्ब होगा। क्योंकि अब आपको ये नहीं पूछे कि कैसे होगा, तो भाई जहां पर एक्शन वर्ब नहीं होता है वहां पर स्टेट वर्ब होता है, क्योंकि वर्ब के बगैर तो जुमला बन ही नहीं सकता है ना, इम्पॉसिबल सी बात। तो अब जब हम फॉर्मूला पास्ट इंडेफिनिट का अप्लाई करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का बेसिक फॉर्मूला तो यही बनता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही बनेगा। लेकिन जब हम वहां पे स्टेट वर्ब अप्लाई करेंगे तो आपको पता है स्टेट वर्ब हमारे पास इंग्लिश में होता है बी वर्ब। अच्छा, बी वर्ब की जब सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो बी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज और वर, सही है। अच्छा, जब स्टेट वर्ब आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या अप्लाई करेंगे, अदर वर्ड, एडिशनल वर्ड। जैसा जुमला होगा, जुमले में जैसा लफ्ज इस्तेमाल होगा उसको एज इट इज हम लिखेंगे वहां। अब इस अदर वर्ड के अंदर या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई एडजेक्टिव मौजूद होगा। यानी इस फॉर्मूले को अगर ड्राइव किया जाए स्टेट वर्ब के लिए तो फॉर्मूला हमारे पास ये बनेगा, इफ के बाद हम अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वाज या फिर वर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी करेक्शन रिक्वायर्ड है, मैं कर दूंगा। उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या आ रहा होगा, या तो कोई नाउन होगा या फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। ये क्लियर हो गया। लेकिन मसला क्या है, जो कंडीशन सेंटेंस टाइप 2 है ना, जिसके अंदर 100% इम्पॉसिबल रिजल्ट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज में शामिल है ये। अब वो प्रॉपर्टीज में शामिल क्या बात होती है, देखिए वाज और वर हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, वी अप्लाई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी जुमले में जैसा सब्जेक्ट होता है उसके लिहाज से वाज अप्लाई करेंगे ना, या वर अप्लाई करेंगे। अगर ही होगा तो वाज अप्लाई करेंगे, दे होगा तो वर अप्लाई करेंगे, आई होगा तो वाज अप्लाई करेंगे, शी वर्ड होगा तो वाज अप्लाई करेंगे, असलम वर्ड लिखा हुआ होगा तो वाज अप्लाई करेंगे, असलम बिन अमजद लिखा हुआ होगा तो वर अप्लाई करेंगे। ऐसे ही होता, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना। यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट कोई सा भी होगा सबके साथ क्या लगाएंगे हम, वर अप्लाई करेंगे। अब पूछा जाएगा क्यों, तो आप कहेंगे कंडीशनल वो वाले जिसमें 100% इम्पॉसिबल रिजल्ट होता है ना, उसमें स्टेट वर्ब नहीं होता, इफ वाले पार्ट, सॉरी एक्शन वर्ब नहीं होता। स्टेट वर्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए पास्ट सब्जेक्टिव को अप्लाई किया जाता है। पास्ट सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है उसके अंदर चेंजिंग लाना, तो ये वाला चेंजिंग का जो रूल है वो यहीं पर मौजूद है, इसके अलावा कहीं और नहीं। तो हमने इफ अप्लाई किया, फिर अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ वर आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर शी है तो वाज अप्लाई कर रहे, आई है तो वाज अप्लाई करेंगे, नहीं, शी के साथ भी वर आएगा, आई के साथ भी वर आएगा, दे के साथ भी वर आएगा, ही के साथ भी वर आएगा। इफ यू फाइंड एनी नेम देयर, अगर कोई सिंगल नाम आएगा तब भी वर आएगा, प्लूरल नाम आएगा जब भी वर आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अदर वर्ड्स। अच्छा, इस अदर वर्ड में या तो कोई नाउन होगा या फिर क्या होगा, कोई एडजेक्टिव होगा। क्यों भाई, क्योंकि जब जुमले में एक्शन होगा ही नहीं तो वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई तो वर्ड आएगा, तो कोई ना कोई वर्ड जो है वो अदर वर्ड कहलाएगा, उसमें या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई एडजेक्टिव। यानी 100% इम्पॉसिबल रिजल्ट के अंदर जो इफ वाला पार्ट होगा वो ये। उसके बाद डालेंगे हम कोमा, जिसके चक्कर में हम कोमे में चले जाते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर वैसी, क्योंकि मैंने जुमला क्या कहा है कि वो तमाम तो जुमले जिसके अंदर 100% इम्पॉसिबल रिजल्ट होता है, जिसके अंदर 100% इम्पॉसिबल रिजल्ट होता है, उसके अंदर इफ वाले पार्ट के अंदर कभी भी एक्शन वर्ब मौजूद नहीं होता। कौन सा वर्ब मौजूद होता है, बोले बोलो ना, वजू नहीं टूटेगा, बोलो, स्टेट वर्ब होगा। लेकिन जो रिजल्ट वाला क्लॉज है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। यानी रिजल्ट वाले क्लॉज के अंदर कोई ऐसी बात नहीं, इसमें एक्शन वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, उसको हम जैसे चाहेंगे वैसे ही ट्रांसलेट कर लें। देखो, मैं जैसे उर्दू में यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ कि अगर मैं परिंदा होता, ओ माय गॉड, जानवर शिकायत करते, सही है। अगर मैं परिंदा होता, किसी की डेथ हो गई, उसके बारे में जुमला कहा, अगर वो जिंदा होता, याद है ना सालिहा, ये जुमला लिखा बस। अच्छा, अगर तुम मेरी जगह होते, अस्तगफिरुल्लाह। अब यहाँ पे जो मैंने ये डैश डैश डाला है इसके अंदर तो रिजल्ट आएगा ना। मिसाल अगर मैं परिंदा होता तो ये तो नहीं कहूंगा अगर मैं परिंदा होता तो हवाओं में उड़ जाता, उड़ने का ताल्लुक हवाओं से ही है, ठीक है। अगर मैं परिंदा होता तो उड़ जाता,
अगर वो जिंदा होता तो बहुत खुश होता, या अगर वो जिंदा होता तो खुशी से पागल हो जाता। तो फिर फायदा क्या था कि जब जिंदा होता खुशी से पागल ही होना तो अच्छा है ना, मर गया। अच्छा, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, ये नॉर्मली सवाल पूछ। Meritorious ना हो। अगर मेरिटोरियस ना होता, अगर तुम मेरी जगह होती तो मेरी क्यों? यार अगर अजीब नहीं तो जाहिर सी बात है। अगर मैं परिंदा होता, अगर वो जिंदा होता, अगर तुम मेरी जगह होते, आप इन तीनों हिस्सों को अगर देखें तो पहली बात, तीनों में कहीं पर भी एक्शन वर्ब मौजूद नहीं है, एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है, और ये तीनों इम्पॉसिबल है। अगर मैं परिंदा होता मुमकिन ही नहीं है, पर लगाकर चौथे फ्लोर से छलांग लगा दूंगा तो नीचे जाने से पहले ऊपर निकल लूंगा, ठीक है। अगर वो जिंदा होता इसका मतलब वो डेथ हो चुकी है उसकी, वो जिंदा हो सकता नहीं है। साउथ इंडियन मूवी में हो सकता है लेकिन हकीकत में जिंदा नहीं हो सकता। और अगर तुम मेरी जगह होते तो भाई सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद है, कोई किसी की जगह ले सकता नहीं। हाँ, पॉसिबल ही तो नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ। ये जगह का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम यहाँ पर आकर तुम बोलोगे मैं तुम्हारी जगह। तुम्हारे जो सेंस है ना कहाँ चल रहे होंगे मुझे पता है। अगर मैं परिंदा होता, इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो दिस मेथड वुड बी अप्लाइड आउट देयर। अगर मैं परिंदा होता तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इफ आई वर अ बर्ड। अगर किसी ने ये लिखा है ना इफ आई वाज अ बर्ड, तो उसकी इंग्लिश में माशाल्लाह बड़ी पहुंची गई, उसको उसका इलाज मुमकिन नहीं। अगर वो जिंदा होता तो हम इसको क्यों लिखेंगे, सॉरी किस तरह लिखेंगे, इफ ही वर अलाइव, नॉट ही वाज अलाइव। अगर तुम मेरी जगह होते, इफ यू वर मी, बस। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनकी इंग्लिश वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की आदत होती है। अगर तुम मेरी जगह होते, इफ यू वर इन प्लेस ऑफ मी। भाई इफ यू वर इन प्लेस ऑफ मी का मतलब क्या हो गया, इफ यू वर मी, ये जुमला बन जाएगा। हाँ, इसके साथ जो रिजल्ट लिखा हुआ होगा तो वो अगर एक्शन वाला होगा तो आप उसको एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो। अगर मैं परिंदा होता तो उड़ जाता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। मैं उड़ सकता था, आई कुड फ्लाई। मैं जरूर उड़ता, आई मस्ट फ्लाई। मॉडल वर्ब की चेंजिंग, शायद मैं उड़ जाता, आई माइट फ्लाई। कुछ परिंदे होते हैं ना पिंजरे से निकलने के बाद भी उड़ते नहीं, ठीक है। अगर वो जिंदा होता, इफ ही वर अलाइव, तो बड़ा खुश होता, ही वुड बी सो हैप्पी। अगर तुम मेरी जगह होते, इफ यू वर मी, क्या करते, व्हाट वुड यू डू। नॉर्मली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये 100% इम्पॉसिबल के अंदर ये वाली चीज इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले में अगर गलती करेंगे तो दैट वुड मेक नो सेंस देयर। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वो फॉर्मेट का होता है ना, वॉज वर इस्तेमाल कर करके आदि हो चुके होते, तो वो वॉज वर ही इस्तेमाल कर रहे होते इसके अलावा। जी, लिख लिया ये, लिखो। हाँ,
ये प्रैक्टिस टेस्ट, मिसलेनियस है, सारी चीजें इसके अंदर, आसान मुश्किल सब मिक्स है। Asha, Danish and Muzammil, I have sent a golden practice test of 85 MCQs to you people on group. चेक करके जरा मुझे कंफर्म करें, हैव यू रिसीव्ड और नॉट? Yes, sir. Received. मुजम्मिल, जी सर रिसीव हुआ। ठीक है। अब इसके अंदर 85 MCQ, 30 सेकंड और ईच MCQ, तो 40 मिनट में ये हो जाना चाहिए। और जैसे ही मुकम्मल हो, काइंडली रेज योर हैंड। इसके फिर आंसर की को मैं टैली करता हूँ, उसके बाद मैं जनरल डिस्कशन इसकी रखूंगा। सोना नहीं है।
कहाँ तक पहुंचे आप लोग? दानिश, सैयद मुजम्मिल। सर आखिरी 10 मिनट। ऑलराइट।
दानिश हैव यू डन बेटे? यस सर। ठीक है, मैं इसके आंसर की ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ तुमको, ठीक है, क्योंकि टाइम ओवर हो गया ना, दूसरी क्लास अब यहाँ पर होगी, उसको आप टैली कर लीजिएगा, फिर कल इंशाल्लाह मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है।